हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। मुझे काफ़ी सारे दिनों से कमेंट्स और मैसेज के थ्रू आ रहा था कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विच इज़ टीचिंग स्पीच टू चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। मैं पहले यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में जो जो अप्रोचेस मेंशन है मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगी। तो ये हम सबको अच्छे से पता है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके प्रॉपर असेसमेंट होता है, हियरिंग टेस्टिंग होती है और उसके बाद उनके हियरिंग लॉस के आधार पर उनको उचित हियरिंग एड प्रदान किया जाता है, उचित श्रवण यंत्र दिया जाता है जिससे कि वो अपने आसपास की सारी आवाजों को सुन सके, उसके बाद उन्हें सुनकर समझ सके, वार्तालाप कर सके और साथ ही साथ उनका जो शैक्षणिक स्तर है उसको भी बढ़ा सके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से उनको स्पीच हम देंगे, उससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने लिखा होगा 4 फेजेस ऑफ स्पीच एक्विजिशन, यानी वाणी किस प्रकार से डेवलप हो रही है उसकी 4 फेजेस बताई गई हैं। सबसे पहला आप देख रहे हो बोर्ड में लिख रहा है चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट और स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन, अर्थात बच्चे को एक उच्च स्तर का या बच्चे को उसके आयु के आधार पे जो वाणी व भाषा का जो एक माहौल मिलना चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो माहौल मिलना चाहिए। चाइल्ड इमिटेट्स स्पीच, अर्थात बच्चा जो भी कुछ बोला जाता है उसके आसपास की जो आवाजें सुन रहा है उसको सुनकर उसी को दोहराता है, इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है। थर्ड है चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू स्पीच ऑफ अदर्स बाय आंसरिंग रादर देन इमिटेटिंग, अर्थात जब भी कोई अन्य व्यक्ति है या कोई अन्य बच्चा है जो उस बच्चे से बात कर रहा है तो उसके आंसर में वो आवाजें निकालता है, ना कि उसकी नकल करता है। दो अलग अलग बात हो गई। पहले हुआ कि उसको एक उचित माहौल चाहिए जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज का उचित उसको सिखाने के लिए, जिसमें जैसे घर के सभी सदस्य उसके साथ बात कर रहे हैं, हर वस्तु के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस तरीके का उसे माहौल मिलना चाहिए। सेकंड, बच्चा आवाजों को सुनकर उनकी नकल करता है। तीसरा, किसी और से जब बातचीत होती है तो उसके जवाब में बच्चा उत्तर देता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है, ना कि नकल करता है। फोर्थ आता है चाइल्ड इनिशिएट स्पीच और बिगिंस टू स्पीक ऑन हिज ओन विदाउट स्टिमुलेशन फ्रॉम अदर्स और चाइल्ड स्पीक्स स्पॉन्टेनियसली, जब बच्चा धीरे धीरे आंसर करना सीख जाता है या काफी सारे वर्ड सीख जाता है तो वो अपने आप से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, इनिशिएशन लेने की कोशिश करता है, रादर देन उसको कोई बार बार बुलवाए। तो ये 4 फेजेस हैं जो कि आवश्यक होती हैं स्पीच एंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, जो 4 फेजेस हैं। यहाँ पे हमने उसकी बात की। मैंने इसको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि आगे जो मैं अप्रोचेस बताऊंगी वो हर एक अप्रोच किसी ना किसी फेज पर निर्धारित है, मतलब किसी अप्रोच में किसी इस फेज पे जोर दिया गया है, किसी और अप्रोच में दूसरी फेज पे जोर दिया गया है, तो इसलिए अप्रोचेस बताने से पहले ही मैंने आपको ये सारे फेजेस क्लियर कर दिए। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर टीचिंग स्पीच टू चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। फर्स्ट आता है ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच। नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल है तो इसका क्राइटेरिया काफी बड़ा है एंड इसमें वर्ड यूज हो रहा ऑडिटरी, तो इससे समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हियरिंग पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो बेसिकली ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोचेस में हम जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एक्टिविटीज बनाते हैं, वो काफी सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल होती हैं। आप देखोगे इसके सबसे पहले मैंने कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। तो इसके प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है प्राइमरी चैनल इज ऑडिटरी, अर्थात जब हम ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बच्चे को वाणी प्रशिक्षण देते समय ये ध्यान रखा जाता है खास तौर पे कि ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण सुनवा के दिया जाए, अर्थात जो रेजिडुअल हियरिंग बची हुई श्रवण क्षमता है उसके माध्यम से बार बार सुनवाकर, और ऑडिटरी चैनल का ज्यादातर प्राइमरी चैनल जो मुख्यता है वो हम ऑडिटरी चैनल पर ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। सेकंड आता है इनपुट फ्लुएंट कनेक्टेड स्पीच, अर्थात बच्चे को जो निर्देश दे रहे हो या बच्चों को आप जो सिखा रहे हो या जो प्रशिक्षण दे रहे हो वह हमेशा फ्लुएंट और कनेक्टेड स्पीच में होना चाहिए, अर्थात जो आपका बातचीत का स्तर है एक फ्लो के साथ होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सिर्फ बोलोगे केला या आप बोलोगे पापा आओ या इस तरीके से, हमेशा कनेक्टेड स्पीच में बात करोगे कि पापा यहाँ आओ,
मुझे बॉल दे दो, आप छोटे छोटे शब्दों में सिर्फ बात करके नहीं रुक जाओगे, छोटे छोटे फ्रेजेस में नहीं बात करोगे, जैसे आप नॉर्मल आपका स्पीच पैटर्न है, आप बच्चे को उसी पैटर्न में प्रशिक्षण दोगे। थर्ड आता है फेज फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट। मैंने बताया है ना कि जो हमने एक्विजिशन ऑफ के 4 फेजेस डिस्कस किए हैं, तो हर एक अप्रोच किसी ना किसी फेज पर निर्भर करता है। तो ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच आपके फर्स्ट फेज पे निर्भर करता है, जो कि है कंटिन्यू स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन में। बच्चे पे बम्बार्डिंग करनी है, कंटिन्यू लगातार उससे को वाणी व भाषा का एक्सपोजर लगातार देते रहना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों हम ऑडिटरी चैनल को प्राइमरी माने। इस अप्रोच के आधार पे कि हम ऑडिटरी चैनल को ही प्राइमरी क्यों मान रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे इसमें आपका है सबसे पहले डायरेक्टिंग स्पोकन लैंग्वेज टू द चाइल्ड, अर्थात आप बच्चे से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ही वार्तालाप करोगे, और जब आप प्रत्यक्ष रूप से उससे वार्तालाप करोगे जो कि फ्लुएंट और कनेक्टेड स्पीच में है, लगातार एक प्रवाह भाषा के प्रवाह में बात करोगे, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। नेक्स्ट आता है टू एलिसिट स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ स्पीच, अर्थात जब आप ऑडिटरी चैनल या सुनने के माध्यम से बच्चे को वाणी का प्रशिक्षण दे रहे हो, तो आप भाषा के हर एक जो इकाई है उस पर पूरी तरह से ध्यान दोगे, चाहे वो साउंड लेवल है प, चाहे सिलेबल लेवल है पा, पी, पू, पे, पो, चाहे मॉर्फीम लेवल है पापा, पेन, कप, सांप, और चाहे वो फ्रेजेस या सेंटेंसेस लेवल है। तो लैंग्वेज की हर एक स्पेसिफिक यूनिट्स पे आप फोकस करोगे। नेक्स्ट आता है फॉर मॉनिटरिंग स्पीच, अर्थात जाहिर सी बात है जब आप बातचीत कर रहे हो, आप फ्लुएंट और कनेक्टेड स्पीच में बातचीत कर रहे हो, बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हो, साथ ही आप जब ऑडिटरी चैनल इस्तेमाल करते हो तो आपको बोलते हैं ना, आपको अपनी ही आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे मैं आपसे अभी बातचीत कर रही हूँ तो मुझे अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है, और मैं कहीं गलत बोल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ वाणी प्रशिक्षण की जगह मैंने बोल दिया श्रवण प्रशिक्षण, तो मुझे खुद सुनाई पड़ा नहीं, मैं तो वाणी प्रशिक्षण की बात कर रही हूँ, तो मुझे एक ऑडिटरी फीडबैक मिला कि मैंने कुछ गलत बोला है, यहाँ पर मुझे अपने आप को सही करना है। तो अपने आप की स्वयं की व्यक्ति विशेष की जो वाणी है उसको रेगुलेट करना है, उसको नियंत्रित करना है, और वो तभी होगा जब हम ऑडिटरी चैनल का इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि फॉर मॉनिटरिंग हिज ओन स्पीच, तो इसलिए ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच में ऑडिटरी चैनल को प्राइमरी या मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच के बाद हमारा नेक्स्ट अप्रोच आता है मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट अप्रोच। कई बार ना आप लोग ध्यान दिया करो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या समझ में नहीं आता, तो आप देखो जो वर्ड है या जो उसका टर्म दिया हुआ है उसी में उसका जवाब होता है। जैसे कि इसमें देखो ऑलरेडी मेंशन्ड है मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट अप्रोच, अर्थात मल्टी सेंसरी होगा और इसमें सिलेबल को यूनिट माना गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, अर्थात काफी समय से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से सबसे पहले नाम से पता चल रहा है मल्टी सेंसरी है, अर्थात आप इसमें सिर्फ ऑडिटरी इनपुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप विजुअल यूज कर सकते हो, टेक्टाइल इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप सारी मोडालिटीज या सारे सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी एक चीज का उच्चारण करवाने के लिए। ठीक है, सेकंड आता है कि सिलेबल अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको ऑलरेडी मैंने जो आपके कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स की जब क्लास में थी मैंने आपको बताया होगा कि वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, सिलेबल क्या होते हैं, ब्लेंड्स क्या होते हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस पर देखिए मेरी वीडियोस को। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल का जो कॉम्बिनेशन है उसको इसमें बेसिक यूनिट माना गया है कि आप उसी से सिखाना शुरू करोगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, मल्टी सेंसरी अप्रोच को जो टीचर है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है इन द क्लासरूम, बच्चे से डायरेक्टली इस अप्रोच के माध्यम से उसे वाणी प्रशिक्षण दे सकता है। देखा फीडबैक तो वो वाणी प्रशिक्षण दे सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो अभी मैंने आपको एक्विजिशन ऑफ फेज पढ़ाया था, स्पीच के जो 4 फेजेस होते हैं उसमें सेकंड और थर्ड पे ये ज्यादा ध्यान देता है, जोर देता है, अर्थात बच्चा इमिटेट करता है, बच्चा दोहराता है, नकल करता है। दूसरा, जब कोई और बात कर रहा होता है तो वो उसका जवाब देने की कोशिश करता है, उसकी नकल नहीं करता। आपने जब उससे पूछा ना कि आपको क्या खाना है, तो आपको क्या खाना है ना बोल के उसको जो चाहिए कुछ भी, वाटर के लिए कोई वर्ड बोलता हो, दूध के लिए कोई वर्ड बोलता हो, वो बोलेगा। ठीक है,
सो ये पूरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब साउंड सिखाना है, ब का प्रोडक्शन सिखाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले सिलेबल पे काम करेंगे। तो सिलेबल हम बू बू ले सकते हैं, जैसे बू, ठीक है, कॉन्सोनेंट और वोवेल का कॉम्बिनेशन है। जब उसको बू बोलना आ गया तो हम फिर और तरीके के डिफरेंट वोवेल्स के साथ जोड़ेंगे, बा, बी, बो, डे, इस तरीके से। उसके बाद इनिशियल, मीडियल, फाइनल में जैसे देखो बी आई, इसमें बी इनिशियल हो गया, इसमें बी मिडल हो गया, इसमें फाइनल हो गया। तो इस तरीके से इस तरीके का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट अप्रोच। एक और बात, जब आप ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच का इस्तेमाल करते हो तो आप किसी भी तरीके के साउंड्स का प्रोडक्शन करा सकते हो, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। बट हाँ, मल्टी सेंसरी में इस तरीके का सिस्टम मेंशन्ड है कि पहले आपको इस तरीके से सिखाना है, फिर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेने हैं, फिर इनिशियल, मीडियल, फाइनल लेवल पे लेना है। तो ये मल्टी सेंसरी सिलेबल अप्रोच का ये प्रीरिक्विजिट है कि आपको एक स्पेसिफिक मैनर में ही प्रोडक्शन सिखाना है। थर्ड आता है एसोसिएशन फोनिम यूनिट अप्रोच, आपके सामने लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नाम से ही आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है। इसमें समझ में आ जाता है कि फोनिम को एज अ यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, साउंड स्पेसिफिक जो होते हैं आपके। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार है कि ऑब्वियसली सबसे पहले आप मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन को यूज करोगे फॉर स्पीच प्रोडक्शन। आप बच्चे को जो स्पीच टीचिंग कर रहे हो उसमें आप विजुअल क्लू दे सकते हो, काइनेटिक, टैक्टाइल, स्पेल, किसी भी तरीके के क्लूज दे सकते हो स्पीच प्रोडक्शन के लिए। सेकंड, जो बेसिक यूनिट है लैंग्वेज की, विच इज फोनिम, फोनिम का इस्तेमाल होता है इसमें प्रोडक्शन के लिए। आप शुरुआत फोनिम से ही करते हो, जैसे वहां पे आपने सिलेबल इस्तेमाल किया, यहाँ पे आप स्पेसिफिक ब से शुरू कर सकते हो, ठीक है। थर्ड फेज इज एम्फसाइज्ड, जो मैंने फेजेस की बात की थी उसमें थर्ड फेज क्या है, इसमें आप इमिटेशन पे जोर नहीं दोगे। इस अप्रोच में आप इमिटेशन पे जोर नहीं दोगे, बच्चे से आंसर लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसमें है ना कि रिस्पॉन्ड करते हैं बाय आंसरिंग नॉट इमिटेटिंग। तो बेसिकली इस अप्रोच में आप किस पर फोकस करोगे, थर्ड फेज पे, जो कि आप बच्चे से आंसर लेने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट आता है क्यूड स्पीच। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, इस शब्द का प्रयोग भी किया होगा। So the last thing is cued speech. Basically this is not an approach, एक तरीके का अप्रोच नहीं है। सबसे पहले तो इसकी खोज की थी डॉक्टर आर ओरेन कॉर्नेट ने 1965 टू 66 के बीच, और उनका जो मेन गोल था क्यूड स्पीच को खोजने का वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाना और लिटरेसी स्किल जो है वो डेफ बच्चों की उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने इसकी खोज की। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि डॉक्टर आर ओरेन कॉर्नेट डेवलप्ड cued speech in 1965 to 66 with the primary goal of improving reading comprehension and to promote literacy for deaf children। यानी deaf children में reading comprehension को बढ़ाना और उनकी literacy skills को improve करने के मुख्य उद्देश्य उन्होंने cued speech की खोज की। इसका 67 languages में इसका adaptation हो चुका है। तो बेसिकली क्यूड स्पीच की अगर एक परिभाषा जानना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या है, जैसे कि लिखा है कि दिस इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस हैंड शेप्स टू रिप्रेजेंट कॉन्सोनेंट, फोनेम्स एंड हैंड प्लेसमेंट फॉर वोवेल्स। तो ये एक प्रकार का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें जो हैंड की शेप्स है उसको हम अलग अलग वर्ड के कॉन्सोनेंट के लिए और जो 4 जगह की पोजीशन है वो वोवेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक क्यूड स्पीच में क्या होता है, 8 हाथ की शेप्स होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, इस तरीके से करके 7, 8, तो 8 एक शेप्स हो, हैंड शेप्स होती हैं। और वो आई एम सो सॉरी अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई हो। और 4 पोजीशंस होती हैं, 4 जगह पे हम उसकी पोजीशंस करते हैं जो कि वोवेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं कि 1, 2, इस तरीके से जो है, तो अलग अलग जो आकार है वो अलग अलग कॉन्सोनेंट के समूह को रिप्रेजेंट करता है, और जो होठों के आसपास जो स्थिति है वो अलग अलग वोवेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की भाषा नहीं है, ये एक तरीके का विजुअल सपोर्ट है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि दिस इज नॉट अ लैंग्वेज बट अ विजुअल मोड ऑफ प्रोवाइड एक्सेस टू स्पोकन लैंग्वेज। आप जो बोल रहे हो उसको और क्लियर बनाने के लिए और इंटेलिजिबल बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है विजुअल मोड के लिए। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें कि इसका क्या क्या इस्तेमाल हो, तो एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो सकता है,
स्पीच एनालिसिस थेरेपी के दौरान आपको किसी स्पीच साउंड पे स्पेसिफिकली टारगेट करना है तो उसका वैलिडेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट या डेफ को असिस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कहीं पे बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम है तो वहां पर भी बच्चों को उस भाषा में शिक्षित करने के लिए आप क्यूड स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीचिंग अप्रोचेस फॉर द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो भी स्पीच टीचिंग के लिए आप जो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हो, हमने बात की ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच की, मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट अप्रोच की, एसोसिएशन फोनेम यूनिट अप्रोच की, और लास्ट क्यूड स्पीच। तो इसके अलावा आपके बारे मैं आप डिस्कस करूंगी लिंक्स अप्रोच के बारे में एंड ऑब्वियसली ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। तो ये दोनों टॉपिक्स थोड़े बड़े हैं, इनकी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जैसा कि आपने मुझे इस टॉपिक के बारे में बताया कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप मुझे अपने टॉपिक्स मैसेज करके भेज सकते हो। अच्छा, कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम आप इसका कुछ नोट्स या कुछ, तो देखिए नोट्स तो प्रोवाइड नहीं हो सकते, बट हाँ मेरा जो फेसबुक पे पेज है या इंस्टा पे पेज है, जैसे कि मैं अगर क्यूड स्पीच पे वीडियो बना रही हूँ तो मैं उससे रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट करती हूँ। आप वहाँ जाओ और देखो और पढ़ो, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, लेकिन इंस्टा और फेसबुक पे बहुत सारा आपको मटेरियल पढ़ने का मिलेगा। तो अब तक वहाँ पे फॉलो करना शुरू नहीं किया तो प्लीज जाओ, फॉलो करो और वहाँ पे पढ़ो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए लर्न विद अंशिता।